हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं जो फीमेल लीड की माँ होती है उसको एक साइको आदमी के हाथे बेच देती है। क्या उस साइको आदमी से इसको प्यार होगा कि नहीं, चलिए इस कहानी में हम लोग सुनते हैं। हमको कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की रोड के साइड खड़ी रहती है, अपनी माँ से बात करती रहती है। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आती हूँ। तभी दो लोग आते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। जब उसका आँख खुलता है तो अपने आप को घर पे पाती है, जो की इस कहानी का फीमेल लीडर सॉन्ग चायोन। वो सोच ही रही होती कि मुझे किडनैप किसने किया, मुझे यहाँ पे क्यों लाया। तभी वहाँ पे हमारे इस कहानी का मेन लीड आ जाता है और बोलता है तुम होश में आ गई हो। इस पे सॉन्ग चायोन बोलती है कि तुम हो कौन, तुमने मुझे किडनैप क्यों कराया है। जो हमारे इस कहानी का मेन लीड होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें 5 दिन दिया था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए और वैसे भी आज 6 डे है, तुमने 5 दिन वेस्ट कर दिए हैं। सॉन्ग चायोन सोच रही होती है ये क्या बात कर रहा है, उनसे एंगेजमेंट हम लोग के बीच में हुआ, अब कब डिसाइड हुआ कि हम लोग एंगेजमेंट करेंगे। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉन्ग चायोन को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसको टेक्स्ट मैसेज आया था तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दो किसी तरह। तो सॉन्ग चायोन बोलती ओ तो तुम थे जिसके साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ था। जिस पे वो ज्यादा बोलता है, डांटता है और धमकाता भी है, डराता भी है। और सॉन्ग चायोन जिस पर डर जाती है और बोलती है ठीक है मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, तुम पहले मुझे खोल तो दो। तो जो इस कहानी का मेन लीड होता है वो बोलता है ठीक है तुम अपना प्रॉमिस भूलना नहीं, और उसका हाथ में जो बना रहता है वो खोल देता है। उसको जाने के बाद सॉन्ग चायोन सोचती है ये क्या साइको है। जल्दी जल्दी उससे घर से निकलती अपनी मॉम को कॉल करती है। तो उसकी मॉम बोलती कि मैं तुम्हें इतने कॉल किए, तुम ठीक कहाँ। और उसकी मॉम बोलती तुम अपने ब्रदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं आने वाली हो क्या। तो सॉन्ग चायोन बोलती नहीं माँ मैं आ रही हूँ। जब वो हॉस्पिटल जाती है अपने भाई से मिलने के लिए तो उसकी माँ बोलती कि मैंने तुम्हारा एक बड़े घराने में एंगेजमेंट फिक्स कर दिया, वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उसका नाम है चू फियोंग। ये सुनकर सॉन्ग चायोन बहुत ज्यादा गुस्सा करती, माँ आप ऐसे कैसे कर सकते, किसी के हाथ में कैसे एंगेजमेंट कर सकती हूँ जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। बहुत कुछ बोलती है अपनी माँ को, जिस पर उसकी माँ बोलती जानो ना जानो इसका कोई मतलब नहीं है, बस तुम मुझसे शादी कर लो, और वैसे भी तुम्हें तो हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई कब से बेड पे पड़ा हुआ, कितने हम लोग को पैसे का जरूरत है। ये सब बोल के इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। एक ही बात पे रहती है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ ऐसे इंसान से। तो उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती, जोरदार एक चाटा लगा देती है अपनी बेटी को। जब ये सब देखते उसकी माँ का बात नहीं बन रहा है तो वो अपने हाथ में बीमारी होने का ड्रामा करने लगती है। बोलती कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें बहुत सारा पढ़ाया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। या वैसे भी मैंने चू फैमिली से 20 मिलियन युआन पैसे लिए हैं। और बोलती कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो, और बहुत रोना धोने लगती है। उसकी माँ बोलती तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी हार्टलेस हो, मिले तुम इतना नहीं कर सकती हो। तो सॉन्ग बोलती है मॉम क्या आप मुझे बेचना चाहते हो। यह बोलकर वो चू के घर में चली जाती है जहाँ पे चू ऑलरेडी बैठा रहता है। वो चू फियोंग से बोलती कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज जो आपके साथ एंगेजमेंट हुआ वो मैं नहीं तोड़ सकती बिकॉज मेरी माँ नहीं मान रही है। चू फियोंग सॉइंग के पास जाता है और बोलता है तुम तो मुझसे शादी करने वाली हो ना, पर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। उसके पास जाता है, बोलता है हम लोग तब शादी करके हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं ना, तो हम दोनों को तो ड्यूटी करना पड़ेगा ना हस्बैंड वाइफ वाला। उसको करीब लाता है और उसको किस करने लगता है जबरदस्ती, जिस पर चू फियोंग गुस्सा हो जाती है, जोरदार एक चाटा मार देती है। जब सायंग उसको बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो चू फियोंग उसको पहले सर चेक करता है और फिर बोलता है मेरे साथ आओ, जिस पर चू फियोंग उसको अच्छे से ध्यान रखता है, उसको पीने के लिए देता है और बोलता है तुम तो पेट दर्द का बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही थी, क्यों नहीं तुम शादी का भी फेक एक्टिंग करो। तो वो बोलती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही, सच में मेरा पेट दर्द दे रहा था, अगर तुमको बिलीव नहीं तो मुझे डाइवोर्स दे सकती हो। जिस पर चू फियोंग बोलता है ठीक है अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है। इस पे छायंग होती है जिस पे हाँ मुझे अब बेटर फील हो रहा है। जिस पे चू फियोंग सबसे फनी क्वेश्चन पूछता है, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि किसी को खाना बनाने आता है। वो अपनी होने वाली वाइफ से पूछता है तुमको क्या खाना बनाने आता है, मुझे अच्छे से नहीं आता, आप लोग कैसा आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके लिए नूडल्स बना कर लेकर जाती है। फिर चू फियोंग पूछता है तो तुमने सिर्फ मेरे लिए नूडल्स बनाया, तुम अपने लिए नहीं बनाई हो। फिर वो खुद किचन रूम में जाता है, उसके लिए बनाकर लेकर आता है नूडल्स। चू फियोंग छायो से ये भी बोलता अगर तुम्हें नूडल्स नहीं खाए तो तुम्हें मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। यह सुनकर नूडल्स खाने लगती है। अयंग जब चू फियोंग से घर से निकलती अपने घर पे जाने के लिए तो बहुत तेज बारिश हो रहा था, लाइटनिंग भी हो रहा था, थंडरिंग भी हो रहा था। तो बोलती इतने बारिश में मैं कैसे जाऊंगी, चलो मैं इसी घर आज रुक जाती हूँ। तभी वहाँ पे सामने से खड़ा रहता है चू फियोंग और बोलता है कि तुम अब तक अपने घर गई नहीं। तो बोलती कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाइटनिंग भी हो रहा था, इसलिए मैं जब तक बारिश रुक न जाए मैं यहाँ पे वेट कर सकती हूँ, जब बारिश रुक जाएगा तो मैं घर चली जाऊंगी। ये सुनकर चू फियोंग बोलता ठीक है तुम रुक सकती है, और बोलकर अपने रूम में चले जाता है।
है। कुछ समय बाद जब वो सोफा सेट पे बैठी रहती है तभी वहाँ पे चू फ्योंग आता है। चायंग पूछती है चू फ्योंग क्या हुआ, किस लिए यहाँ पर आया? वो कोई जवाब नहीं देता, उसके पास आके बैठ जाता है। तो चायंग फिर से पूछती तुम्हें क्या हुआ, कुछ तो बताओ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? फिर बोलता ठीक है तुम यहाँ पर रहो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। पर चू फ्योंग उसको जाने भी नहीं देता है। फिर चू फ्योंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सपना चख रही थी। जब वो अपने नींद से उठती है तो देखती है चू फ्योंग सचमुच उसके सामने बैठा हुआ है। चू फ्योंग जब गोद में सो जाता है, चायंग कितना उठाने की कोशिश करती है, क्या हुआ, उठो उठो। वो भी थक जाती है बेचारी, इतना उठाने की कोशिश करती तो उठता ही नहीं है। फिर वो भी छोड़ देती है। फिर दोनों ही सो जाते हैं। फिर सुबह जब उठता है चू फ्योंग तो बोलता तुम ये क्या कर रही थी? सी वाज लाइक मैं क्या कर रही थी? तुम अब मुझे काउ समझ के मेरे ऊपर सो गए थे, मेरे गोद में। तुम इतने ड्रंक थे कि तुमको मैंने कितना उठाने की कोशिश किया, तुम तो उठे ही नहीं। ये सुनकर चू फ्योंग उसके ऊपर फिर से चढ़ जाता है। बोलता है तुम चाहती क्या हो? वो बोलती है कि मैं क्या चाहती हूँ, कल बहुत तेज बारिश हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई थी। तो चू फ्योंग बोलता है नहीं, ये सब तुम्हारा प्लान है मेरे घर में रहने का। चायंग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चू फ्योंग उसके ऊपर से हटता है, अपना ड्रेस ठीक करता है और बोलता है चली जाओ यहाँ से। जब घर से निकलती है अपने आप को रिलैक्स करती है कि बच गई। फिर देखते हैं चू फ्योंग किसी ओल्ड आदमी से बात कर रहा होता है एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। पर वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी बिना आर्गुमेंट के, वैसे भी तुम्हारा शादी का 2 वीक बचा हुआ और सारा प्लेस ऑलरेडी बुक है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। फिर हम देखते हैं चायंग कैफे में जल्दी जाती है। तब उसकी कलीग उसको बोलती है कि तुम फिर आज काम पे लेट हो गई, तुम्हारा हिस्से का काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम टाइम पर क्यों नहीं आती हो? तो बोलती हाँ आज मैं लेट हो गई क्योंकि कुछ काम था ना, वैसे भी तुम्हें 1 ही मिनट लेट हुई हूँ। ये सुनकर तो उसका कलीग का और पारा गर्म हो जाता, उसको और कुछ सुनाने लगती है। लेकिन उससे बस सॉरी बोलती, मैं लेट होगी, मैं आपसे नहीं होंगी। लेकिन वो कोवर्कर तो सुन ही नहीं रही थी, तो सुनाई जा रही थी। वो चायंग को पसंद नहीं करती थी। तभी वहाँ पे चू फ्योंग आ जाता है। वो चायंग से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, और उसको लेकर जबरदस्ती बाहर चले जाता है। इस पर बोलती छोड़ो मुझे, लेकिन वो जबरदस्ती लेकर जाता है, कार में बैठा देता है और बोलता है तुम हो कौन और तुम चाहती क्या मुझसे? जिसमें बोलती है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक विक्टिम हूँ। ये सुनकर चू फ्योंग उसको गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ये एक्टिंग बंद करो, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी तोड़ दो। तो डर जाती है, बोलती ठीक है मैं शादी तोड़ दूंगी, अगर तुम ये गेम मेरे साथ खेलती रहोगी तो तुम्हें अफ्रीका में भेज दूंगा। जो यहाँ पर होती है बोलती ठीक है मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। चू फ्योंग उसको कार से उतारता है, वहाँ से चले जाता है, जिसमें बहुत गुस्सा करती है, उसको बुरा भला भी बोलती है। ये सब होने के बाद हॉस्पिटल जाती अपने भाई और मम्मी से मिलने के लिए। अपनी मम्मी से बोलती मॉम मुझे शादी नहीं करना चाहती और जो भी पैसा वैसा है उसका मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं उसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। चायंग की मम्मी बोलती है कि देखो मैंने चू फैमिली से 20 मिलियन युआन ली है, जिसमें से मैंने काफी पैसा खर्च कर दिया। तुम तो जानती हो ना तुम्हारा भाई का कंडीशन, कितने का बिल आता है, कितने का चार्जेस है, सब बहुत कुछ बोलती है। और बोलती तुम्हें तो पता नहीं कि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, और उसको बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मेरे बारे में अपने भाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। तो सॉन्गिंग चाओ बोलती है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, जो पैसा आपने खर्च किया है मैं कोई जॉब लेकर उस पैसे को चुका दूंगी। इसके बाद चार्ल्स की मॉम हक कर लेते हैं और सुनती चलो थैंक गॉड कम से कम मानी तो, मेरा प्लान फेल तो नहीं हुआ। मतलब उसकी मम्मी प्लान के पीछे पड़ी थी। इधर चू फ्योंग अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आए होती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि तू हमारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुम शादी करने वाले हो, मुझे जल्दी उसका फोटो दिखाओ तो कैसी है, मुझे भी देखना है। चू फ्योंग बोलता है कि मेरे डैड ने आपको जरूर बताया कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, पर मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। यह सुनकर ग्रैंड माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और चू फ्योंग का ग्रैंड माँ बोलती देखो मुझे मरने से पहले तुम शादी कर लो, मुझे पोता पोतियों को भी तो देखना है ना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो चू फ्योंग की डैड होते हैं, वो अपनी मम्मी से बोलते देखो मम्मी ऐसा कुछ नहीं, उससे शादी करेगा, ऐसा बोल कर वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। चू फ्योंग अपनी ग्रैंडमा से बोलता है ग्रैंडमा मुझे बाहर जाना है कुछ अर्जेंट काम से, वो बहाना मार के वहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपने कस्टमर को केक दे रही थी और वो बहुत ज्यादा सोच रही थी ये सब सिचुएशन के बारे में। तभी उसकी कलीग आ जाती है और बोलती कि तुम खोई क्यों रहती हो, तुम कस्टमर को सर्विस कैसे दे रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम भी खराब करो, काम पे को भी हैम्पर दो। जिस पर कुछ नहीं बोलती है। अब वो तो बोल
बोली जा रही थी, कंटिन्यूसली बोली जा रही थी, पता नहीं कितना नफरत करती थी उससे। जब अपना कैफे का फ्लोर साफ कर रही थी तभी वहाँ पे चू फैंग आ जाता। अब बोलता तुमने तो कहा था ये शादी तोड़ दोगी, अब क्या हुआ? जिस पर बोलती तुम यहाँ पे सब बात क्यों कर रहे हो, हम लोग अभी कैफे में, घर जाफी में बाद में बात करूंगी। जिस पे वो कोवर्कर रहती है वो बोलती कि चू फैंग तुम और पर्सनल मैटर कैफे में मत लाया करो, काम के बीच में मत लाया करो। जिस पे चू फैंग बोलता है कि जितना सामान है सब पैक कर दो। यह सुनकर कोवर्कर खुश हो जाती है, चू फैंग के लिए सारा सामान वो पैक कर देती है। चू फैंग चायांग को बोलता है पर तुम्हारा काम हो गया तो चलो मेरे साथ। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे चू फैंग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एग्रीमेंट देता है और एग्रीमेंट पढ़ती है। उसके लिए तो बहुत अनफेयर रहता है। जिसपे वो चू फैंग को बोलती तुम ये क्या बकवास बातें लिखे हो, ऐसा थोड़ी ना एग्रीमेंट में होता है। तो चू फैंग बोलता ठीक है तुम ये साइन नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे कल ही का 20 मिलियन यून वापस दोगी। जिसपे बोलती मुझे कुछ टाइम तो दो, मैं वादा करती तुम्हें पैसा दे दूंगी। जिसपे चू फैंग बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रॉमिस पे बिलीव नहीं करता हूँ। जिसपे चांग बोलते कि तुम्हें भी पता है 20 मिलियन यून बहुत ज्यादा पैसा है, एक दिन में ये अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। जिसपे चू फैंग बोलता तुम चाहती क्या हो? जिसपे चांग बोलती कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते और शादी नहीं करना चाहते हैं। यह सुनकर चू फैंग उसको अपने कुछ ज्यादा ही करीब लेकर आता है। जिसपे चू फैंग बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि मेरे पास पूरा लीगल राइट है कि मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड वाला रिलेशनशिप बना सकता हूँ। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं की तो जो मैं चाहता हूँ मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करूंगा। जिस पर चांग बहुत ज्यादा डर जाती है और फटाफट उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। जिस पर चू फैंग बोलता है कि देखो भूलना नहीं 3 दिन बाद हम लोग का शादी है और हाँ इस एग्रीमेंट में जो जो लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन तुम्हें पूरा दिमाग में बैठा लेना है। जिस पर शी वाज लाइक शादी? तो चू फैंग बोलता है देखो अगर तुम्हारा कोई टर्म एंड कंडीशन है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो जिस पे चांग बोलती है मैं किसी तरीका से फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो चू फैंग बोलता है ठीक है। फिर बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है? जिस पे चू फैंग ये बात बोलता है मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। जिस पे चू फैंग बोलता है देखो अब तुम मिसेस चू बनने वाली हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो और मैं भी तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। इसके बाद हमें वेडिंग का दिखाया जाता है। फिर हम देखते वो लोग शादी करके वापस घर आते हैं। इसके बाद चांग चू फैंग से पूछते कि मैं कहाँ सोऊंगी। जिसपे चू फैंग बोलता तुम कहाँ सोना चाहती हो? जिसपे चांग बोलती ठीक है मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। यह सुनने को चू फैंग बोलता नहीं तुम बेडरूम में सोगी। तो चांग मना करती है। तो चू फैंग बोलते देखो तुम शादी का पहला दिन ही ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन मानने से मना कर रही हो। और चू फैंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉमिस तुम की हो पूरा करो। यह सुनने के बाद चांग गुस्सा कर चली जाती है। जब कमरे में रहती है तो उसको नींद नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे चू फैंग जाता है, उसको कुछ ज्यादा ही करीब चल जाता है। जिसपे चांग बोलती कि तुमने तो प्रॉमिस किया ना कि तुम मेरे साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखोगे। जिसपे चू फैंग बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा है, प्लीज तुम मेरे लिए कुछ बना दो। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग चांग अच्छे से रेडी होकर काम पे जा रही होती है। तभी वो देखते सामने चू फैंग रहता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिसपे चू फैंग बोलता है चलो मैं तुम्हें काम पे छोड़ देता हूँ। तो सॉन्ग चांग बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है। फिर जिसपे चू फैंग बोलता है तुम फिर एग्रीमेंट का रूल एंड कंडीशन को मान नहीं रही हो। फिर वो उसको अपने साथ लेके जाता है उसे काम पे छोड़ने के लिए। जब उसको छोड़ते रहता है तो बोलता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चू फैंग अपने डैड से को मिलवाने के लिए लेकर आता है और वो चू फैंग को इंट्रोडक्शन देता है। चू फैंग के डैड की वजह से उन लोगों का शादी करना पड़ा था। तो चांग बोलती है हेलो अंकल। तो चू फैंग के डैड बोलते क्या खरीद दूंगा और ये भी बोलते कि तुम जल्दी से जल्दी इस घर को पोता या पोती दे दो। तभी ऊपर से चू की सिस्टर आती है और बोलती है अरे वाह नई नवेली दुल्हन आई और पैसा मांगने में देरी भी नहीं की। और वो भी बोलते कि तुम क्या अपने ननद से हाय हेलो भी नहीं बोलोगी। चांग को बहुत ज्यादा इंसल्ट करती और पूछते तुम कब मिली थी मेरे भाई से। जिसपे सॉन्ग एंड चांग बोलती है हाफ एन मंथ पहले। जिसपे चू की सिस्टर बोलती वाह तुम इतना जल्दी तुमने मेरे भाई को कन्विंस भी कर लिया शादी करने के लिए इतने कम टाइम में। वाह तुम तो वाकई बहुत बड़ी जादूगरनी है, मेरे भाई के ऊपर जादू करके रखी हुई हो। वाह। जिसपे चू के डैड उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो चू की सिस्टर बोलती है डैड क्या आप मेरे अपने घर में मैं अपना बात भी नहीं रख सकती हूँ, ये क्या बात हुई भला। जिसपे चू फैंग अपनी सिस्टर को बोलते देखो तुम अब्रॉड से पढ़कर आई हो लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा भी नॉलेज नहीं है ना, तुमको बहुत कुछ सीखना है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें जरूर सिखाता। जब चू फैंग को लेके जाते रहता है तभी उसकी सिस्टर आती है और बोलती है भाई मुझे माफ कर दो। वो चंग के पास भी जाती है और बोलती मुझे माफ कर दीजिए और पूछती है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है। आपने डैड को बोलती अच्छा होगा कि इसका फैमिली बिजनेस हम लोग का फैमिली बिजनेस तो होगा तो हम लोग का बिजनेस से बहुत हेल्प होगा। जिस पर सॉन्ग चा बोलती है कि देखो मेरा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, मैं एक इंटर्न के तौर पे पेस्ट्री कैफे में काम करती हूँ। अपने बारे में सब कुछ बता देती है। इस पर चू की सिस्टर बोलती वो तुम पेस्ट्री शॉप में इंटर्न के तौर पे काम करती हो। और ये सुनने के बाद उसको बहुत
कुछ बोलती है बुरा भला। चू फेंग उसको रोकता है, बोलता है तुम क्या बोल रही हो, तुम इससे माफी मांगो। लेकिन चू की सिस्टर भी जबरदस्त थी, वो तो मानने को रेडी नहीं थी। बोलती कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुम भी जानते हो कि कैफे में इंटर्नशिप पर काम करने वाले इतनी बड़ी घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती है। ये बात को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। चू बोलता है माफी मांगने के लिए, बोलती मैं माफी नहीं मांगूंगी। तभी वहाँ पे चू के डैड आते हैं, उसको जोरदार चाटा लगा देते हैं, जिसपे चू की सिस्टर बोलती कि डैड आपने एक ऑर्डिनरी सी लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा, अब मैंने क्या गलत बोल दिया? ये मैंने तो सच ही बोला है ना, ये ऑर्डिनरी सी लड़की मेरे भाई को बस पैसे के लिए पीछे पड़ी, से कोई प्यार वार नहीं करती है। वो सॉन्ग चा को धक्का देके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से सॉन्ग चा के पैर में मोच आ जाता है, वो गिर जाती है, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। जिसपे चू उसको हेल्प करता है, बोलता है कि मेरी सिस्टर को माफ कर दो, वो भी बचपना है उसके अंदर। उसको गोद में उठाकर घर लेकर जाता है। जब वो घर के पास आते हैं तभी उसको गोद में उठाने के लिए बोलता है, पर मना करती है। फिर वो उसको गोद में उठा लेता है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और रात में उसको ऑन लगाकर उसके पैर पे मसाज करता है और बोलता है कि तुमको कोई बुली कर रहे थे, तुम उसको मना करना, वरना तुमको वो और बुली करेगा। तुम सिचुएशन से डरना नहीं, डट के सामना करना, और तुम अपने दिमाग में बैठा लो तुम सिर्फ मेरी हो, मैं ही सिर्फ तुम्हें बुली कर सकता हूँ और कोई नहीं। इसी बीच में चू फेंग उसको कुछ ज्यादा ही करीब चल जाता है, तो सॉन्ग चा अपना आंखें बंद कर लेती। उसे तो लगता है कि उसको किस करेगा, पर चू फेंग उसको बोलता है तुम जल्दी सो जाना, क्योंकि कल सुबह तुमको मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ये सुनने के बाद तो सॉन्ग चा को गुस्सा आ जाता है, उसको बुरा भला बोल देती है। जब वो जाती रहती, वो देखती है कि चू फेंग जो रहता है वो दीवार से बार बार टकराया जा रहा था। एक्चुअली उसको स्लीप वॉकिंग का बीमारी रहता है। वो उसको बहुत उठाने की कोशिश करती है, पर चू फेंग नहीं उठता है, तो उसको अपने रूम में लेकर आती है, बेड पे बैठाती है। तो चू फेंग का आंखें खुल जाता और बोलता तुम इतनी रात में मुझे अपने रूम में लेकर आई सेड्यूस करने के लिए। देखो भला मदद भी की और पूरे सुनने को भी पड़ रहा है। जिसपे सॉन्ग चा बोलती तुम स्लीपिंग वॉकिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपने रूम में लेकर आ गई। जिसपे चू फेंग बोलता नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और उसको बेड पर सुला देता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर सॉन्ग चा उसको बाइट कर लेती है निक पर, और सॉन्ग चा ये भी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि हम लोग का बीच में फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये फेक मैरिज है। जिसपे सॉन्ग मुझे पता है अगर तुम्हें दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ की ना, फिर जो बेड तुम्हारा है ना ये हमारा हो जाएगा। ये बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो। कि सॉन्ग अपना सामान उमान पैक करके वो जा रही होती चुपके चुपके, पर चू फेंग तो पहले ही लिविंग रूम में बैठा रहता है, उसको देख लेता है। अब बोलता तुम कहाँ जा रही हो? जिससे सॉन्ग बोलते कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ। तो बोलता तुम लगेज लेके काम पे जा रही हो, वैसे भी ऐसा तुम्हारा छुट्टी है। फिर बोलते कि तुम्हें मैंने 10 बार क्या 20 बार बोल चुका हूँ कि तुम अगर इस घर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसको बोलते तुम मेरे पास आके बैठो। तो सॉन्ग भी डर जाती है, उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसको अपने बैंडेड की तरफ दिखाता है। तो बोलते ये बैंडेड है। चू फेंग बोलते मुझे पता है बैंडेड है, पर ये क्या है तुमने जो किया है? फिर सॉन्ग कल रात वाला इंसिडेंट याद आ रहा है तो हंसने लगती है। जिसपे चू फेंग बोलता ठीक है मैं तुम यहीं पर रुको, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे सॉन्ग अपना सफाई कर रही होती है कैफे रेस्टोरेंट का, तभी उसकी नक्चरी कलीग आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा तो ऐसे भी आज शिफ्ट नहीं, फिर काम क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम अपना रिच वाला बॉयफ्रेंड को क्यों नहीं बोलती हो? जिसपे सॉन्ग सब बातों पर ध्यान नहीं देती, वो अपने काम कर रही होती है। ये देखो उसकी नक्चरी कलीग को गुस्सा आ जाता है, उसको अपनी तरफ मोड़ती है और बोलती है कि तुम मेरे बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? जिसपे वो नक्चरी को वर्कर वो महंगा वाला क्रीम गिरा देती है नीचे और सारा ब्लेम सॉन्ग चा पे लगा देती है और तेज मैनेजर को बुलाती है, बोलती कि देखिए इतना महंगा क्रीम इसने गिरा दिया है, इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, इतनी गंदी लड़की थी यार। तभी उसकी मैनेजर आती है, जिसपे सॉन्ग चा बोलती है कि देखिए ये सब मेरे गलती से हो गया, ये एक एक्सीडेंटली हुआ है। जिसपे उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम्हें पता भी क्रीम कितने एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है, इसको मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुमको छुट्टी चाहिए था तो ये कोई रीजन नहीं था, तुम डायरेक्टली मुझसे आकर पूछ सकते थे कि आज मुझे छुट्टी चाहिए। उसको बहुत कुछ सुनाती है। उसकी मैनेजर ये भी बोलती है कि इसकी वजह से हम लोग को फ्यूचर में बियर करना पड़ेगा लॉस, तो मैं तुम्हें काम से भी निकाल दूंगी। इसके बाद तो नक्चरी को वर्कर बोलती कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्रीम में मंगवा सकती है बिकॉज मेरा भाई उसी फैक्ट्री में काम करता है। जिसपे मैनेजर बोलती है वाह हम लोग कितने लकी है जो तुम हम लोग के साथ काम करती हो। और सॉन्ग चा को बोलती है फ्लोर साफ करने के लिए। मैनेजर के जाने के बाद वो फ्लोर साफ करती है। ये सब होने के बाद सॉन्ग चा बाहर बैठ कर बहुत रो रही होती है। तभी चू फेंग का कॉल आता है, फिर वो कॉल रिसीव नहीं करती है। इसके बाद चू फेंग खुद आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। जब उसको देखता है रोते हुए तो आराम से बैठ के पूछता है क्या हुआ है, और उसको आर्टिकल 5 के हिसाब से बोलता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को हर टाइम अपडेट देना होगा। तो सॉन्ग चा भी उसको सारा बात बता देती है। जिसपे चू फेंग बोलता है तुम इतनी छोटी बात को लेकर रो रही हो, उससे कुछ ज्यादा ही करीब था। फिर बोलता है तुम अंदर जाओ, मैं ये प्रॉब्लम को अभी फिक्स कर देता हूँ। वो नक्चरी को वर्कर और मैनेजर काम कर रही होती है। तभी एक बंदा आता है क्रीम लेकर, जिसपे उसकी मैनेजर देखकर खुश हो जाती है, बोलते मिस्टर बू आप यहाँ पे,
एक्चुअली मिस्टर गु एक क्रीम कंपनी का मालिक रहते हैं। मैनेजर भी सब देखकर खुश हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है। तभी वो मिस्टर वू पूछते हैं कि सोंगुन चा कहाँ है, तो बोलती मैं यहाँ हूँ। मिस्टर वू सोंगुन चा के पास बोलते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हूँ, और वैसे भी मैं डिलीवरी में लेट तो नहीं किया ना। तो सोंगुन चा बोलती नहीं, तुम लेट नहीं किए हो, और बोलती है कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे को याद करिएगा। फिर वहाँ से चले जाता है। फिर इसके बाद सोंगुन चा मैनेजर से माफी मांगते कि आज मैंने ये सब कांड कर दिया, जिसपे मैनेजर भी तुरंत एकदम चेंज हो जाती है और बोलती कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा गलती नहीं था। और इसकी मैनेजर बहुत प्यार से रिस्ट्रिक्टफुली बात कर रही थी। तो नक्सली को वर्कर भी बोलती हाँ मेरी गलती, मुझे ध्यान से रखना चाहिए था, मेरी वजह से गिर गया है। ये सब हेल्प चू फ्योंग उसको करता है। फिर इसके बाद चू फ्योंग सोंगुन चा को फिर अपने घर लेके जाता है डैड के, अपनी ग्रैंडमा से मिलाने के लिए। चू की जो ग्रैंडमा होती है उसका फिगर देखने लगती है सोंगुन चा को, बोलती तुम्हारा फिगर तो बहुत बढ़िया है कि आप जल्दी जल्दी पोता पोती करो, और बोलती कि तुम्हारा शादी का 1 सप्ताह ऑलरेडी हो गया, तुम लोग कुछ आगे तो बढ़ो, कुछ तो करो। जिसपे चू फ्योंग रोक देता है, बोलते हाँ ग्रैंडपा, हम ये देखने में लड़की तो सीधी सादी पर अंदर से बहुत ही तेज तरार है, हम लोग इसी काम में करने में बिजी रहते हैं। ये सुनने का सोंगुन चा सी वाज लाइक क्या, और उसको मारने लग। और ग्रैंडमा को बोलती ग्रैंडमा इसका बात सुनने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही बोले जा रहा है। जिसपे ग्रैंडमा और भी कुछ बोलने लगती इसके बारे में। तभी सोंगुन चा बोलती ग्रैंडमा मुझे वॉशरूम जाना है, वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती रहती है तो ऊपर से चू की सिस्टर आती है। तो चू की सिस्टर से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है, तो वो भी बता देती है कि उस तरफ है। वो अपना बैग वहीं पर रख के वॉशरूम चली जाती है। जब चू की सिस्टर अपना इयररिंग खोलकर सोंगुन चा के बैग में डाल दे, जिसपे उस पर चोरी का इल्जाम लगा सके। जब चू फ्योंग सोंगुन चा को लेकर घर जा रहा होता तभी चू की सिस्टर आती है, उसको रोकती है और उसको जोरदार चाटा लगाती है सोंगुन चा को। फिर दोबारा चाटा लगाने जाती है, तभी चू फ्योंग उसको रोक देता है। कितना बदतमीज लड़की थी यार। सोंगुन चा बोलती तुम भी एक वुमन हो, कैसे वुमन पे हाथ उठा सकती हो। तो जिसपे चू की सिस्टर बोलती है इसने मेरा डायमंड वाला इयररिंग चोरी किया जिसे मेरी मॉम ने दिया था, आपने एक थिप को प्रोटेक्ट कर रही हो, चोर है। और बोलती है मुझे पता है कि तुम गरीब हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। और उसको बहुत कुछ सुनाने लगती है। जिसपे सोंगुन चा बोलती कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, मैं ऐसा काम नहीं की हूँ। जिसपे चू की सिस्टर बोलती है तुम झूठ बोले, वैसे भी कोई चोर चोरी करता थोड़ी ना ये बोलता कि मैंने चोरी किया, वैसे मैं बाथरूम में गई थी तो मैं इयररिंग वहीं पे खोल कर रखी थी, अब मेरे जाने के बाद तो तुम ही वॉशरूम यूज, तुम ही मेरा डायमंड इयररिंग चोरी की हो। के हाथ से बैग लेती है और नीचे कर देती है, जिसकी वजह से उसका डायमंड रिंग नीचे गिर जाता है। अब बोलता है देखो भाई, इसने सच में डायमंड इयररिंग चोरी की है, अगर तुम्हें डायमंड इयररिंग चाहिए था तुम मुझसे बोल देती, तुम्हें दे दी थी। जिसपे सोंगुन चा मानने को बिल्कुल रेडी नहीं होती कि मैंने ये सब काम नहीं किया है। जिसपे चू फ्योंग हैंकी निकालता और बोलता है कि ये इयररिंग हैंकी के ऊपर रख दो, जिसके पास पता चल जाए कि इसका फिंगरप्रिंट है, कौन चोरी किया है। और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। जिसपे चू की सिस्टर तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल देती है और बोलती भाई इसके लिए पुलिस को क्या इन्फॉर्म करना, ये सब तो हम लोग फैमिली मैटर में भी सॉल्व कर सकते हैं ना। और बोलते कि मुझे अभी याद आया, ये उसकी तरह दिखती है पर वो इयररिंग नहीं है। जिसपे चू फ्योंग बोलता है तुम श्योर हो ना, तो जिसपे चू की सिस्टर बोलती हाँ मैं श्योर हूँ। जिसपे चू की सिस्टर वहाँ से जाने लगती, तभी चू फ्योंग उसको रोकता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरी वुमन को थप्पड़ मारा है, तो मेरी वुमन को भी पूरा राइट नहीं हो। ये भी बोलती है मुझे पता था कि मेरी इतनी अनग्रेटफुल हो तो मैं तुम्हें कभी जन्म भी नहीं देती। जब वो रोते रोते बारिश में जाती रहती तभी वहाँ पे चू फ्योंग आता है सोंगुन चा के पास। अब बोलता है तुम्हें फिर से किसने बुली किया है। जिसपे वो सोंगुन चा रोते रोते बोलती तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे बेच दिया है। वो बहुत रोने लगती है तो चू फ्योंग उसको हक कर लेता है उसको कंफर्ट देने के लिए। जब सोंगुन चा घर पे रहती है तो उसके सामने चू फ्योंग भी बैठा रहता है। तभी सोंगुन चा बोलते कि मैं तुम्हें डाइवोर्स अभी नहीं दे सकती हूँ। तो चू फ्योंग बोलते तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे सकती हो। जिसपे चू फ्योंग बोलती अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी तो मैं अपना मॉम और अपने भाई को खो दूंगी। जिसपे चू फ्योंग बोलता है कि 21 सर्जरी है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है, इलीगल है। फिर चू फ्योंग उसको सूप पीने के लिए देता है, बोलता है कि तुम इसी तरह ज्यादा टेंशन लोगी ये सब बातों का तो ये वाला सूप तुम पर असर नहीं करेगा। और वो ये भी बोलता है कि तुम अपने लिए फाइट बैक क्यों नहीं करती हो। तो सोंगुन चा बोलती मैं बहुत वीक हूँ ना, इसलिए मैं फाइट बैक नहीं कर पाती हूँ। और ये भी बोलती कि मैं सिंपल सा लाइफ अपना स्पेंड करना चाहती हूँ। जिसपे चू फ्योंग बोलता है कि तुम्हारे पास एक और, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो तुम मुझे इमीडिएटली कॉल करना, मैं तुम्हारे बिहाफ में उससे फाइट करूंगा। यह सुनने के बाद सोंगुन चा को थैंक यू बोलती हूँ। यार इसका हस्बैंड था तो साइको, लेकिन उसको बहुत प्रोटेक्ट और हेल्प करता था, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। फिर चू फ्योंग वहाँ से जाने के बाद अपने डैड को कॉल करता है। वो एग्रीमेंट जो चू फ्योंग के डैड और सोंगुन चा की मॉम के बीच में हुआ था उसके बारे में पूछने लगता है। तो चू फ्योंग का डैड बोलते कि
देखो उसकी माँ बहुत मतलबी है, वो बस पैसे के लिए अपनी बेटी को शादी करना चाहती थी। अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो उसकी माँ कहीं ना कहीं उसको शादी कर देते हैं पैसे के लिए। और उसको कोई मतलब नहीं को किसके संग शादी करे, चाहे लंगड़ा हो, लूड़ा हो, बूढ़ा हो, बस उसको पैसे से मतलब है। जब मैं तुम्हारी शादी के लिए सोंगजा की माँ के पास प्रपोजल भेजा था तो बस वो पैसे 20 मिलियन यॉन का रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने 20 मिलियन यॉन उसको दे दिया। अगर तुम चाहते हो तो मैं एग्रीमेंट का एक कॉपी तुम्हें सेंड कर देता हूँ। चू फियोंग का डैड चू फियोंग को 1 कॉपी एग्रीमेंट का भेज देते हैं, जिसके बाद चू फियोंग गुस्सा होकर वहाँ निकल जाता है उसकी सोंगजा की माँ के पास। ये देख के सोंगजा की माँ बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और खुश होती है, बोलती चू फियोंग आप यहाँ पे। जिसपे चू फियोंग सोंगजा की माँ को बोलते कि आप मेरे इतनी क्लोज है नहीं, इसलिए आप मुझे मिस्टर चू करके ही बुलाइए। जिसपे चू सोंगजा की माँ को बोलता है कि मुझे पता है आपके और मेरे डैड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मैं जब भी चाहूँ सोंगजा से डिवोर्स ले सकता हूँ, जिसके बाद आपको जो 20 मिलियन यॉन मिले आपको वापस करने होंगे। जिसपे सोंगजा की माँ बोलती कि वो तो आपसे कभी डिवोर्स लेगी ही नहीं। जिसपे चू फियोंग बोलती कि वो मुझसे डिवोर्स ले या नहीं तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कभी भी चाहूँ तो सोंगजा को डिवोर्स दे सकता हूँ। मैं कल ही सोंगजू से डिवोर्स लूंगा और आपके लिए जो लग्जरी लाइफ जी रही है ना तो मैं अभी रोक लगा दूंगा। चू फियोंग सोंगजा की मॉम को अच्छा खासा सुनाता और धमकी देकर जाता है और बोलता है कि आज जैसे आपने सोंगजा का ठंग ट्रीट किया आज के बाद से आप कभी नहीं करेंगे। और जाते जाते ये भी बोलता है कि कल ही आप सोंगजा को कॉल कीजिएगा और माफी मांगिएगा। यह सुनने के बाद सोंगजा की माँ को तो हालत ही पस्त हो जाता है, शॉक में चली जाती है। इधर सोंगजा का तबियत बहुत भी खराब हो गया था। तभी वहाँ पे चू फियोंग आ जाता है और नींद में बरबराती रहती है कि मॉम मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चू फियोंग आता है, उसको चेक करता है, उसको बहुत तेज फीवर रहता है, तो पूरी रात जगकर उसका अच्छा से ध्यान रखता है और ध्यान रखते रखते ही वो सोंगजा के पास सो जाता है। जब सोंगजा नेक्स्ट मॉर्निंग जब जागती है तो वो देखती है कि चू फियोंग उसके सामने ही सोया हुआ है। सोंगजा घबरा कर उठ जाती है, अब बोलती है चू फियोंग उठो सुबह हो गई है। तो चू फियोंग बोलते हाँ मुझे पता है सुबह हो गई है, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, धीरे भी तो बोल सकती हो। और जब सोंगजा देखती है उसका कपड़े चेंज है तो बोलती तुमने कल रात को क्या, वो पूरा बात नहीं बोल पाती है। तभी चू फियोंग बोलते तुम बोलना क्या चाहती हो, क्लियरली बोलो। तो सोंगजा सेमलेस बोलकर उसको मारने लगती है। चू फियोंग सोंगजा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है ना, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर भी दिया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हें कल रात जग कर पूरा ध्यान रखा, तुम्हारे कपड़े भी चेंज किए मैंने, और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मैं जो चाहूँ अपनी वाइफ के साथ कर सकता हूँ। बोलता तुम्हें कल रात को हाई फीवर था इसलिए मैंने तुम्हारे बॉडी को वाइप किया था और कुछ नहीं। तुम क्या मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे अपने आसपास भी नहीं लेना चाहती हो। जिसपे सोंगजा बोलती नहीं ऐसा बात नहीं है। जिसपे चू फियोंग बोलता है मुझे पता है, तुम्हारे हार्ट से मैंने सुना है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड तुम्हारे लिए बन सकता हूँ। जिसपे सोंगजा बोलती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर तुमने नहीं कहा तुम्हारे दिल ने कहा। और इसके बीच में वो कुछ ज्यादा उसके संग फ्लर्टिंग करने लगता है। ऐसे करते करते वो कुछ ज्यादा ही चू फियोंग सोंगजा है कुछ ज्यादा ही क्लोज चले जाता है और बोलता है कि तुम यहीं पे सो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं हम दोनों के लिए मैं कुछ बना कर लेकर आता हूँ। उसको जाने के बाद सोंगजा तो गुस्सा करती है। इसके बाद देखते है कि सोंगजा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो अपनी बेटी से माफी मांग रही होती है कल वाला हरकत को लेकर। वैसे भी चू फियोंग तो उसकी माँ को धमकी देकर आया ही था, इसलिए वो माफी मांगने लगती है। तो सोंगजा बोलती माँ मैं ये बात ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको माफी मांगने का जरूरत नहीं है। इसके बाद सोंगजा बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं सोंगजा रात को डिनर बना रही होती है। तभी वहाँ पे चू फियोंग आ जाता है। तो सोंगजा चू फियोंग को बोलती देखो मैंने आज ना फिश खरीदी है हम दोनों के लिए डिनर के लिए। चू फियोंग फिश देखने के बाद अपना टेम्पर लॉस कर देता है। वो सोंगजा को एकदम तेज पकड़ लेता है, बोलते तुम चाहती क्या हो, तुमने किसने कहा था तुम्हें फिश खरीदने के लिए, तुम क्या मकसद है तुम्हारा, तुम मुझे मारना चाहती हो। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो सोंगजा उसको समझाने की कोशिश करती है मैं तुम्हें फिश से क्यों मारना चाहूंगी, एक फिश से तुमको क्या हार्म होगा और मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी। उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है पर चू फियोंग तो उसका बात सुनने को रेडी ही नहीं था। तो ये भी बोलती कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। अब बहुत कुछ बोलती है उसको तो वो उसको छोड़ देता है चू फियोंग। फिर चू फियोंग वो फिश के पास जाता है और उसको बहुत मारता है। यार पूरा साइको था। यह देखने के बाद सोंगजा भी डर जाती है कि उसके इस तरह फिश को ट्रीट कर रहा था और वहाँ से चली जाती है। रात में सोंगजा सोई रहती है अपने बेड पर।
तभी वहाँ पे चू फ्योंग आ जाता है। उसके हाथ में नाइफ रहता है, उसको मौत पकड़ कर चाकू सामने रखता है, बोलता है कि तुम मुझे बता दो तुमको किसने भेजा है, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, और नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे ही करते वो डर के मारे उठ जाती है, मतलब वो सपना देख रही थी। सॉन्ग चांग का आवाज सुनकर चू फ्योंग भी उसको रूम में आ जाता है। सॉन्ग चा चू फ्योंग से बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे नाइफ का है, तुम्हारे हाथ में नाइफ था ना। जस्ट सुनने के बाद चू फ्योंग अपना दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, उसको बताना चाहता था कि मेरे पास कोई नाइफ नहीं है। इस पे सॉन्ग चा बहुत ज्यादा घबराई रहती है, बोलती कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो ना, तुम्हारा नाइफ क्या, वो बात रिपीट करती रहती है। तो चू फ्योंग बोलता है तुम कोई बुरा सपना देखी होगी, जिसपे सॉन्ग चा बोलती आज मैंने जो देखा वो तो बुरा सपना नहीं था, और वो ये भी बोलती कि मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर गई हूँ, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, चलो हम लोग अब डाइवोर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग चा अपने कैफे में रेस्टोरेंट में बैठी रहती है, अब वो चू फ्योंग के बारे में सोची जा रही थी। तभी उसके पास मैनेजर आती है और पूछते तुम कुछ सोच रही हो, जिसपे सॉन्ग चा बोलते ही कोई ऐसा है जिसको मछली से डर लगता है। तो उसकी मैनेजर बोलती हाँ मेरा एक कजन है जिसको मछली से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब रात के समय सॉन्ग चा कैफे रेस्टोरेंट बंद कर रही होती तभी वहाँ पे मिस्टर सैंग सॉन्ग चा से मिलने के लिए आ जाते हैं, उनसे बातें करने के लिए। मिस्टर सैंग सॉन्ग चा को बताते हैं कि मैंने एक कैफे रेस्टोरेंट नया खोला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की मैनेजर बन जाओ। जिसपे सॉन्ग चा बोलती कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, इसके लिए थैंक यू सो मच, पर मैं अपने आप को इस काम के लिए एलिजिबल नहीं समझता हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सुनने के बाद मिस्टर सैंग बोलते हैं हाँ तुम तो भी बड़ी हो गई हो, पर तुम वही बच्ची हो जैसे पहले रहती थी, और तुम मुझे पता है तुम बहुत बेस्ट हो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग भी हो। ये बोलते बोलते वो सॉन्ग चा के सर पे अपना हाथ रख देते हैं, उसको नोज को टच भी करते हैं, और ये बाहर खड़ा होकर चू फ्योंग देखता है और बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और गुस्सा भी करता है। मिस्टर सैंग बोलते कि मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया इसलिए मैं जा रहा हूँ। जैसे मिस्टर सैंग बाहर निकलते हैं सॉन्ग चा पीछे पीछे आती तो गिर जाती है, तो मिस्टर सैंग इसको संभालते हैं सॉन्ग चा को। मिस्टर सैंग सॉन्ग चा से पूछते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और मिस्टर सैंग ये भी बोलते कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है जब मैंने एम्प्लॉय का लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो मैं इमीडिएटली तुमसे मिलने के लिए आ गया, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है चू फ्योंग, ऑलरेडी जना भुना था पूरा। तभी मिस्टर सैंग सॉन्ग चा से पूछते तुम इन्हें जानती हो क्या, जिसपे चू फ्योंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। चू फ्योंग सॉन्ग चा से बोलते हैं डार्लिंग मैं आज तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, फ्लावर लेकर आया हूँ। फिर चू फ्योंग मिस्टर सैंग से बोलते कि आपने चू फ्योंग का सॉन्ग चा के नोज रब किया था, आपने मेरा क्यों नहीं नोज रब कर रहे हो, मुझे भी सेम ट्रीट कीजिए जैसे सॉन्ग चा के साथ आप ट्रीट करते हैं। जिससे मिस्टर सैंग बोलते कि तुम ही चू फ्योंग हो ना जिसकी वजह से सॉन्ग चा बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, बहुत परेशान रहती है, अगर तुम उसको खुशी नहीं दे सकते तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो। जिसपे चू फ्योंग बोलते हैं हाँ पर मैं अपनी वाइफ को क्यों छोड़ दूं, और उसको किस करने लगता है जबरदस्ती। जिसपे सॉन्ग चा को दूर हटाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती तुम मैं थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, और बहुत कुछ बोलती है। यह सुनकर सॉन्ग चा मिस्टर सैंग से बोलती मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हो, मैं भी एक टाइम था जब मेरा क्रश आपके ऊपर था, पर अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं वो बच्ची नहीं रही हूँ, अब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। जिससे मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम चाहो तो वक्त ले सकती हो, मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें वेट भी करूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। जस्ट सुनने के बाद सॉन्ग चा चू फ्योंग की तरफ देखती है, फिर वो अपना नजर हटा लेती है, जिसके बाद चू फ्योंग को समझ में आ जाता है, वो वहाँ से चले जाता है। चू फ्योंग को बहुत हर्ट फील होता है, वहाँ से जाते रहता है। तभी वहाँ पे हमारे हीरोइन सॉन्ग चा आ जाती है और बोलती कि चलो मुझे अपना साथ अपना घर लेके चलो। इसके बाद इस ड्रामा का एंडिंग हो जाती है। अगर आपको सीजन 2 भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दे। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।